हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 2 के एपिसोड 9 और 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वो लोग एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुके होते हैं और वो तीनों उस जगह को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तभी टैनकिन उनसे कहता है, तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग यहाँ पर मिशन के लिए आए हैं, इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन इस रिक्शा से नीचे मत उतरना। लेकिन तभी जेनित्सु और इनोसुके दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। फिर तांजीरो भी नीचे उतर जाता है और उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। जिसके बाद टैनकिन भी चिढ़ा हुआ कहता है, वो बेकार बच्चे कहीं के। इधर तांजीरो इनोसुके को कहता है, शांत हो जाओ इनोसुके। तभी टैनकिन वहाँ पर आकर कहता है, यहाँ वापिस आओ। फिर जेनित्सु भी वहाँ पर आता है और टैनकिन कहता है, ओए पीले लड़के, जहाँ हो वहीं रुको। फिर तांजीरो वो सब देखकर कहता है, यहाँ पर इतनी रोशनी है कि रात भी दिन के जैसी लग रही है। तो टैनकिन कहता है, ये है योशिवारा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। ये मर्दों और औरतों की इच्छाओं में डूबा रहता है, एक शहर जो कि प्यार और नफरत दोनों के साथ घूमता है। ये जगह दिन में सोती है और रात में जागती है। जो औरतें वेश्या बनती हैं, वो ज्यादातर गरीबी और कर्ज के कारण यहाँ बेच दी जाती हैं और इसके बदले में उन्हें खाना, कपड़े और रहने के लिए एक जगह मिलती है। और अगर वो एक ऊपर के रैंक तक पहुँच जाती हैं, तो एक अमीर इंसान उन्हें खरीद भी सकता है। और वो ईरान का रैंक सबसे ज्यादा बड़ा होता है। खूबसूरत तो वो पहले से ही होती है, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी होती है और उसने सभी ट्रेडिशनल आर्ट्स को भी मास्टर कर लिया होता है। वो सबसे कीमती होती है और एक हाउस अपना सबसे ज्यादा समय और पैसा उस पर लगाता है। इसके बाद हम विस्टेरिया क्रिस्ट का एक घर देखते हैं, जैसा घर हमने फर्स्ट सीजन में देखा था। और टैनकिन अंदर चला जाता है। फिर वो अंदर आकर उन तीनों से कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तुम एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में घुसोगे तो सबसे पहले मेरी बीवियों को ढूंढना। मैं भी डीमंस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करता रहूंगा। तो जेनित्सु गुस्से में कहता है, ये बहुत ही अपमानजनक है, तुम अपने जूनियर से खुद के लिए एक बीवी ढूंढने को क्यों कह रहे हो। तो टैनकिन गुस्से में कहता है, और ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया। तो जेनित्सु कहता है, नहीं, मैं अपनी बात बोलकर ही रहूंगा। तभी तांजीरो आकर उसको रोकता है, लेकिन वो कहता है, मुझे यकीन है कि तुम्हारे जैसे सठियाए हुए आदमी को कोई लड़की भाव भी नहीं देती होगी, क्योंकि तुम्हें एक बीवी चाहिए, इसके लिए तुम हम जैसे डीमन स्लेयर्स को यूज नहीं कर सकते। तो टैनकिन कहता है, बेवकूफ, मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा हूँ, जो कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में घुसी थी और वो मुझे डीमंस की जानकारी भेज रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से जानकारी आना बंद हो गई, इसलिए मैं खुद वहाँ पर जा रहा हूँ। तो जेनित्सु कहता है, मुझे तो लगता है कि तुम दिन में ही सपना देख रहे हो। तो टैनकिन कहता है, तेरी तो। फिर वो उसके चेहरे पर बहुत सारे लेटर्स मारता है और कहता है, ये लेटर्स कासुगाई कुरो के द्वारा भेजे गए थे। तो तांजीरो उन्हें देखकर कहता है, ये तो बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बहुत समय से छिपकर काम कर रही है। तो टैनकिन कहता है, वैसे मेरे पास 3 बीवियां हैं। जिसे सुनकर जेनित्सु एकदम से उठता है और शौक में कहता है, क्या अभी तुमने कहा 3 बीवियां हैं। फिर वो गुस्से में कहता है, क्या कहा 3, लेकिन तुम्हारे पास 3 बीवियां क्यों हैं। तभी टैनकिन उसे एक पंच मारता है और कहता है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। फिर तांजीरो पूछता है, वैसे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो टैनकिन कहता है, बेशक भेस बदलेंगे, मिशन के लिए यही सबसे जरूरी है। मेरी तीनों बीवियां बहुत ही अच्छी निंजा हैं, जिन्हें कुनोइची भी कहते हैं। मुझे पक्का पता था कि यहाँ पर एक डीमन होगा, लेकिन जब मैं कस्टमर बनकर गया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैंने उन्हें और भी अंदर भेजा जहाँ पर एक कस्टमर कभी जा ही नहीं सकता। और मैंने 3 हाउसेस की लिस्ट बनाई है, तुम लोग वहाँ पर जाकर उन्हें ढूंढोगे और जानकारी भी इकट्ठी करोगे। टोकीटो हाउस में सुमा है, ओगीमोटो हाउस में माकियो है और क्योगोकू हाउस में हिनात्सुरु है। तभी इनोसुके कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बीवियां अभी तक मर चुकी होगी। और ये सुनकर तांजीरो भी डर जाता है और तभी टैनकिन उसे भी एक पंच मारता है। तभी एक आदमी वहाँ पर आकर कहता है, आपने जो मांगा था मैं वो ले आया हूँ। तो टैनकिन उसे शुक्रिया कहता है। इसके बाद हम 2 लोगों को शौक में बैठा देखते हैं और वो औरत कहती है, ये तीनों लड़कियां सच में बहुत ही बदसूरत हैं। तभी हम उन तीनों को लड़कियों के मेकअप में देखते हैं, जिनमें जेनित्सु का नाम जेनको रखा होता है, तांजीरो का सुमिको और इनोसुके का इनो को। और वो आदमी कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम इनमें से कोई ले पाएंगे। तो टैनकिन कहता है कि आपको नहीं लगता कि आपको इनके बारे में फिर से सोचना चाहिए। मेरा मतलब आपकी ट्रेनिंग के साथ ये सभी डायमंड्स बन जाएंगी। और टैनकिन के खूबसूरत चेहरे को देखकर वो औरत कहती है, मुझे लगता है शायद हम इनमें से एक को ले सकते हैं। तो टैनकिन कहता है, ठीक है, तो एक ले लीजिए। तो वो शर्माती हुई कहती है, ठीक है, मैं बीच वाली लेती हूँ, वो दिखने में काफी आज्ञाकारी लग रही है। फिर तांजीरो कहता है, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी पूरी जी जान से काम करूंगी। और इस तरह से तांजीरो को काम मिल जाता है। जिसके बाद टैनकिन कहता है, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तभी जेनित्सु गुस्से में कहता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तो टैनकिन कहता है, क्या तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें एक लड़की बना दिया। तभी इनोसुके वहाँ से चला
जाता है और जेनिसु मन में कहता है मैं चीज के बारे में बात नहीं कर रहा बेवकूफ, ये तुम्हारे चेहरे के बारे में है जो कि हद से ज्यादा ही सुंदर है और मुझसे पंगा मत लेना कमीने। तभी इनोसुके कहता है ओए वहाँ देखो, वहाँ बहुत ही भीड़ हुई पड़ी है। फिर वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और हम लोग वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि धीरे धीरे और एक लहजे में चल रही होती है। तभी टेंगिन कहता है ये टोकीटो हाउस की कोई नासु ईरान है और सबसे ऊंचे रैंक की वेश्या अपने क्लाइंट से मिलने जा रही है। तभी जेनिसु आकर कहता है क्या ये तुम्हारी पत्नी है? तुम्हारे पास 3 है, क्या वो सभी इसके जैसी ही खूबसूरत हैं? तभी टेंगिन उसे एक पंच मारकर कहता है ये मेरी पत्नी नहीं है। फिर इनोसुके कहता है ये तो बहुत ही धीरे धीरे चल रही है, अगर ये पहाड़ों पर होती तो ये अभी तक मर जाती। तभी हम लोग उसके पीछे एक औरत को देखते हैं जो कि उसे अजीब सी नजरों से घूर रही होती है। फिर वो टेंगिन के पास जाकर कहती है मिस्टर मैं इस लड़की को अपने हाउस में लेकर जाना चाहती हूँ। तो टेंगिन कहता है अरे आप तो वो औरत कहती है हाँ मैं ओगीमोटो हाउस से हूँ। तो टेंगिन कहता है अगर ओगीमोटो हाउस की नजर इस पर पड़ी है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। जिसके बाद वो उसे ले जाती है और इस तरह से इनोसुके को भी काम मिल जाता है। फिर टेंगिन जेनिसु की ओर देखता है और जेनिसु भी उसकी ओर देखता है। फिर उसे एहसास होता है कि वो अकेला ही बच गया है जिसे अभी तक काम नहीं मिला। फिर हम लोग ओगीमोटो हाउस का सीन देखते हैं और वो औरत कहती है उन्होंने इस पर बहुत ही बेकार मेकअप किया था लेकिन अब इसे देखो और इतनी सुंदर लड़की हमें इतनी कम कीमत पर मिल गई। अब मैं इसे ट्रेन करूंगी। जिसके बाद इसकी डिमांड क्योगोको हाउस की वाराबिही में और टोकीटो हाउस की कोई नासु से भी ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्योगोको हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर जेनिसु पूरे गुस्से में शामीशैन बजा रहा होता है और उसे टेंगिन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि टेंगिन उसे बेचने के समय उस हाउस के मास्टर से कहता है आप चाहे तो इससे टॉयलेट भी साफ करवा सकते हैं लेकिन प्लीज इसे रख लीजिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे फ्री में भी दे सकता हूँ। फिर जेनिसु कहता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, देख लेना मैं योशिवारा का नंबर 1 ओइरान बनकर रहूंगा। और इधर टोकीटो हाउस में एक लड़की कहती है सुमी क्या तुम इन्हें ऊपर ले जाओगी? तो तांजीरो कहता है जी मैं अभी ले जाता हूँ। फिर वो सभी सामान को ऊपर ले आता है। तभी एक कमरे में एक लड़की कहती है उन्होंने कहा कि क्योगोको हाउस की मैडम विंडो से नीचे गिरकर मर गई। तो दूसरी कहती है बिल्कुल सही, हमें भी ध्यान से रहना पड़ेगा। और जहाँ तक कि बहुत सी बड़ी लड़कियां आजकल आशिनुके भी कर रही हैं। तभी तांजीरो वहाँ पर आकर उन बॉक्सेस को रख देता है और पूछता है जी आशिनुके क्या होता है? तो वो लड़की कहती है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता सुमी को? आशिनुके का मतलब होता है अपना कर्ज उतारे बिना भाग जाना। और दूसरी कहती है अगर तुम पकड़ी जाती हो तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता है। लेकिन सुमा ईरान के जैसे कुछ अपने लवर्स के साथ भागने में सक्सेसफुल भी रहती हैं। और सुमा का नाम सुनकर तांजीरो मन में कहता है सुमा ये तो उजुई की बीवी का नाम है। तभी कोई नासु वहाँ पर आकर कहती है ऐसी अफवाहें फैलाना बंद करो, और वैसे भी ये कोई नहीं जानता कि वो सक्सेसफुली भाग भी पाई या नहीं। फिर वो तांजीरो से कहती है क्या तुम ये मेरे लिए ऊपर लेकर आई हो? फिर वो आगे आकर उसके हाथ में कुछ कैंडीज पकड़ा देती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो दोनों लड़कियां भी उससे कैंडीज मांगती हैं तो वो कहती है तुम्हें नहीं मिलेंगी क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी दी थी। फिर तांजीरो उससे पूछता है क्या सुमा ने आशिनुके किया था? तो वो उससे पूछती है तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? तो तांजीरो मन में कहता है अरे नहीं वो चौकन्नी हो गई है। फिर वो अजीब सी शक्ल कर कर कहता है क्योंकि सुमा ईरान मेरी। जिसके बाद वो और अजीब चेहरा कर लेता है और कहता है वो मेरी बड़ी बहन है। और वो ऐसी शक्ल इसलिए करता है क्योंकि तांजीरो बहुत ही ईमानदार है और वो नॉर्मल चेहरे के साथ झूठ नहीं बोल पाता। और ये बात सुनकर वो तीनों शॉक हो जाती हैं। फिर कोई नासु कहती है तो इसका मतलब तुम्हारी बहन के बाद तुम्हें भी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में बेच दिया गया। तो तांजीरो अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहता है जी मैं अपनी बहन के साथ लेटर्स के जरिए बात करती थी और मुझे पता है कि वो आशिनुके नहीं कर सकती। फिर कोई नासु कहती है मुझे भी लगता है कि सुमा आशिनुके नहीं कर सकती, वो दिल की बहुत ही प्यारी लड़की थी और उसका किसी आदमी के साथ कोई चक्कर भी नहीं चल रहा था। लेकिन उन लोगों को उसकी एक डायरी मिली जिसमें उसने लिखा था कि वो आशिनुके करने वाली है। फिर तांजीरो मन में कहता है एक डीमन के लिए कितना आसान है, अगर कोई गायब हो भी जाता है तो लोग सोचते हैं कि वो भाग गई, वो डायरी भी पक्का नकली होगी। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सेफ होंगी मिस सुमा, और मैं वादा करता हूँ कि हम लोग आपको ढूंढ कर ही रहेंगे। इसके बाद हम लोग ओगीमोटो हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर इनोसुके खाने वाले बर्तन ले जा रहा होता है। तभी उसके सामने से एक लड़की जाते हुए कहती है क्या माकियो ठीक है? जिसके बाद इनोसुके छुपकर उनकी बातें सुनने लग जाता है। और वो दूसरी लड़की कहती है उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और बाहर नहीं आ रही। उसने कहा कि वो बीमार है लेकिन वो हॉस्पिटल भी नहीं जा रही। और इनोसुके मन में कहता है क्या माकियो वो तो उजुई की बीवी है, आखिरकार मैंने
मैंने उसका नाम सुन ही लिया और वो औरत उस डायरेक्शन से आई थी। मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जाकर एक बार देखना पड़ेगा। फिर वो उस तरफ चला जाता है। तभी वो औरत उससे कहती है इनों को ध्यान से चलो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। जिसके बाद वो बस सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि वो पूरे गुस्से में चल रहा होता है क्योंकि उसे टेंगन की बात याद आती है जिसमें वो उससे कहता है तुम्हारी आवाज बहुत ही गंदी है इसलिए वहाँ पर अपना मुंह बंद ही रखना और तुम एक लड़की की आवाज भी नहीं निकाल सकते, इसलिए अगर तुम वहाँ पर कुछ भी बोले तो सभी को पता चल जाएगा कि तुम एक आदमी हो। फिर इनोसुके जाते जाते कहता है अब मैं करूँ तो क्या करूँ। इसके बाद हम लोग माकियो को कुछ बेल्ट्स के साथ बंधा हुआ देते हैं और उसके सामने एक डीमन उससे पूछती है अब बताओ तुम ये लेटर्स किसे लिख रही थी, जल्दी से जवाब दो माकियो। और इधर क्योगोकू हाउस में जेनिसु चलते चलते मन में कहता है मुझे उजुई की वाइफ हिनात्सुरु को ढूंढना है, लेकिन मेरी इतनी अच्छी सुनने की शक्ति के बाद भी मैंने यहाँ पर अभी तक हिनात्सुरु का नाम तक नहीं सुना और इस हाउस की ओनर को भी मरे हुए 2 दिन हो गए हैं और सभी लोग डरे हुए हैं इसलिए कोई अपना मुंह नहीं खोल रहा। जिसके बाद वो फिर से अपनी पावर से सुनने की कोशिश करता है और तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है जिससे वो चौकन्ना हो जाता है। और इधर इनोसुके भी माकियो के कमरे की ओर बढ़ रहा होता है और उस डीमन को उसका एहसास हो जाता है और माकियो मन में कहती है मुझे जल्दी से जल्दी उन्हें कोई इशारा करना होगा, लेकिन तभी वो बेल्ट्स उसे ऊपर उठाकर जकड़ लेती हैं और वो डीमन कहती है अगर जरा सी भी आवाज की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और इधर इनोसुके को माकियो का रूम मिल जाता है और फिर वो भागकर दरवाजे को खोलता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और इनोसुके मन में कहता है खिड़कियां बंद थी लेकिन यहाँ पर इतनी हवा कैसे है। तभी वो छत की ओर देता है और फिर वो एक बाउल उस ओर फेंक देता है जिसके बाद वो पूरी छत हिलने लग जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। फिर इनोसुके भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है और वो कहता है अभी दिन का समय है इसलिए वो वहाँ ऊपर है लेकिन उसे किसी न किसी तरह से तो यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। फिर वो एक दीवार के पास जाकर पंच मारने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर एक इंसान आ जाता है और वो पंच उसे जा लगता है जिससे वो दीवार भी टूट जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से भाग जाती है और इनोसुके मन में कहता है अरे नहीं मैंने गड़बड़ कर दी। फिर वो नीचे के फ्लोर में आता है लेकिन वो उसे पूरी तरह से खो चुका होता है और इधर जेनिसु एक कमरे में आता है तो उसे वहाँ पर एक रोती हुई लड़की मिलती है। फिर जेनिसु उसके पास आकर कहता है क्या तुम ठीक हो और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। लेकिन तभी उसे एक शौक लगता है और हम उसके पीछे एक डीमन को देते हैं और वो उससे कहती है तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो। और जेनिसु मन में कहता है मेरे पीछे एक डीमन खड़ी है, एक इंसान की आवाज ऐसी नहीं होती और जब तक वो बोली नहीं तब तक तो मुझे पता भी नहीं चला कि वो यहाँ पर है, ये जरूर एक अपर रैंक डीमन होगी। जिसके बाद वो डीमन उससे कहती है ओए क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया। तभी एक लड़की डरी हुई कहती है वाराबी हिमे ओइरान, ये लड़की 2 दिन पहले ही आई है इसलिए। तो वो उससे पूछती है तो मैं इसका क्या करूं, जिससे वो दोनों ही डर कर नीचे बैठ जाती हैं। और जेनिसु कहता है बिना परमिशन के आपके रूम में आने के लिए माफ करना, लेकिन इस कमरे की हालत बहुत ही खराब थी और ये लड़की भी रो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो वो कहती है तुम बहुत ही बदसूरत हो और तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है और तुम्हारे ये बाल इतने अजीब और बेकार से क्यों हैं, जिसे सुनकर उसे भी एक शौक सा लगता है। फिर वो उस लड़की के पास जाकर कहती है इस रूम की हालत बहुत ही गंदी है और क्या मैंने तुम्हें इसे साफ करने को नहीं कहा था। जिसके बाद वो उसे कान से पकड़कर ऊपर उठा लेती है और पूछती है बताओ तुमने ये रूम साफ क्यों नहीं किया। तो वो रोती हुई कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। और हम देखते हैं कि उसके कान से खून आने लग जाता है। तभी जेनिस उसके हाथ को पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है प्लीज उसे छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग 2 दिन पहले का सीन देखते हैं जिस दिन वो तीनों एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में घुसे थे और क्योगोकू हाउस की ओनर उमिसु वाराबिहिमे से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अभी बंद कर दो, तुम लड़कियों को चोट पहुँचाती हो और उन्हें डराती हो जिससे वो आशिनुके या फिर सुसाइड कर लेती हैं। तो वो उससे प्यारी सी आवाज में कहती है ये आपने बहुत ही कठोर बातें बोली हैं, क्या आप मेरी साइड नहीं लेंगी, क्या आपको नहीं लगता कि ये उनकी गलती है कि उन्होंने मुझे इरिटेट किया। तो वो कहती है तुमने ऐसा बहुत बार कर लिया है इसलिए मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं बचा सकती। तभी वो अपनी गर्दन को साइड की ओर कर अपनी असली आवाज में कहती है तुम्हारे हिसाब से ये हाउस किसकी कमाई से चल रहा है बुढ़िया। फिर उमेशु कहती है बहुत साल पहले जब मैं एक छोटी बच्ची थी तब एक टी हाउस की ओल्ड लेडी ने मुझे एक कहानी बताई थी। उसने मुझे एक ईरान के बारे में बताया था, वो बहुत ही खूबसूरत थी लेकिन उसका व्यवहार बहुत ही अजीब तरीके का था। उसने बताया कि वो जैसी ओरांस को तब से देखती आ रही थी जब से वो एक छोटी सी बच्ची थी और उनके नाम अलग अलग होते थे लेकिन चेहरा और व्यवहार सेम होता था और उन ओरांस का नाम हमेशा हिमे शब्द से खत्म होता था। और जब वो किसी चीज से इरिटेट होती थी
तो वो अपना सर एक साइड कर लेती थी और अपने सामने वाले को घूरने लग जाती थी। और आखिर तुम क्या हो, क्या तुम एक इंसान हो भी? तभी वहाँ की लाइट बंद हो जाती है और दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद हम लोग वाराबिहिमे को अपने डीमन फॉर्म में देखते हैं और उसका असली नाम डाकी होता है और वो अपर 6 डीमन होती है। और वो उमित्सु से कहती है तुम्हें ऐसे बातों को अपने तक ही रखना चाहिए, इसी से तुम जिंदा रह सकती हो। इसी तरह से आज तक सभी लोग जिंदा बच पाए हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुढ़ी औरतों का टेस्ट बहुत ही बेकार होता है। तो इसलिए गुड बाय उमित्सु। जिसके बाद उसे छोड़ देती है और वो नीचे गिरकर मर जाती है। फिर वो नीचे लैंड होकर अपने रूम में आती है, लेकिन तभी वो चौंक सी जाती है क्योंकि उसके सामने मुजान बैठा होता है और वो उससे कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुमने बहुत सारे इंसानों को खा लिया है और तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन गई हो और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। जिसके बाद वो उसके सामने झुककर कहती है जी शुक्रिया। फिर मुजान कहता है लेकिन तुम्हें ऐसे लापरवाह भी नहीं होना चाहिए। एक स्किल्ड हाशिरा डीमन स्लेयर हम डीमंस को एक बार देखने से ही पहचान जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो कि हाशिरा के जितने काबिल होते हैं और हम लोग उन्हें सिर्फ एक बार देखने से नहीं पहचान सकते। फिर वो खड़ा होकर उसका नाम लेता है तो डाकी कहती है जी मास्टर मुजान। फिर वो उसकी ओर आते हुए कहता है मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, कोई तुम्हारे जैसा सुंदर नहीं है और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग है। तुमने पूरे 7 हाशिरा मारे हैं, तुम अब इससे भी ज्यादा ताकतवर बनोगी, तुम और भी ज्यादा निर्दयी बनोगी, तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीमन हो। फिर प्रेजेंट टाइम में वो जेनिसु से कहती है तुमने अभी अभी जो कहा उसे एक बार फिर से कहना। तो जेनिसु कहता है प्लीज उसे छोड़ दीजिए। तो वो कहती है नजदीक से तो तुम और भी बदसूरत लगती हो और तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत भी कैसे हुई। जिसके बाद वो अपने हाथ को छुड़ाकर उसे एक जोरदार पंच मारती है जिससे वो दूसरे कमरे में जा गिरता है। फिर डाकी कहती है आगे से मुझे ऐसे छूने की हिम्मत भी मत करना और लगता है तुम्हें जरा सी तमीज और अनुशासन सिखाना पड़ेगा। तभी हाउस का ओनर वहाँ पर आकर अपने घुटनों पर बैठकर कहता है वाराबिहिमे मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज उसे माफ कर दो। हमारे कस्टमर्स के आने का समय बस होने ही वाला है, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे अच्छे से समझा दूंगा, तो इसीलिए अभी के लिए प्लीज रुक जाओ। तो डाकी प्यारी सी आवाज में कहती है मुझे लगता है कि मैंने इसे कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया, प्लीज इसकी मलहम पट्टी कर दीजिएगा और मास्टर प्लीज अपना सर उठाइए, मैं हूँ जिसे कि आपसे माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो रुककर मन में कहती है उसकी चोट तो कम है, लेकिन फिर भी वो बेहोश हो गया और उसने खुद के बचाव की भी कोशिश की है। वो कोई आम इंसान नहीं है, वो जरूर डीमन स्लेयर कॉर्प्स से होगा, लेकिन इसके पास हाशिरा के जैसी स्किल भी नहीं है। इसके बाद हम उसे एक आईने के पास बैठा देखते हैं और वो कहती है इसमें कुछ ज्यादा ही समय लग गया, लेकिन तुमने उसे यहाँ लाकर अच्छा काम किया। उन सभी को आने दो, मुझे उन सभी को मारकर खाने में बड़ी खुशी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिसु को होश आ जाता है, जिसे देखकर वो तीनों लड़कियां खुश हो जाती हैं और बीच वाली लड़की कहती है जेनको क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद जेनिसु कहता है अरे मुझे क्या हुआ था। तो एक लड़की कहती है तुम्हें एक पंच पड़ा था जिसके बाद तुम बेहोश हो गई। तो वो कहता है अरे हाँ मेरा नाम तो जेनको है। फिर वो लड़की कहती है हम तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आए हैं, प्लीज उसे खा लेना। इसके बाद एक और उसे कपड़ा देती है, फिर वो उसे अपनी गाल पर लगा लेता है। जिसके बाद बीच वाली लड़की कहती है जेनको मुझे बचाने का शुक्रिया। यहाँ पर सभी बस अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन हम आज तक तुम्हारे जैसी अच्छी दिल की लड़की से कभी नहीं मिले। जिसे सुनकर वो भी चौंक सा जाता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगती है और उससे कहती हैं अपना ध्यान रखना जेनको। तो जेनिसु कहता है बिल्कुल। फिर वो उन्हें बाय करता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद जेनिसु भी जरा सा खुश हो जाता है, लेकिन तभी हम लोग उसके पीछे उन्हीं बेल्स को देखते हैं और वो उसे पकड़ लेती हैं। उसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।